सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं को मंजी वर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। नमस्कार। तो देखिए बहुत सारे विषय हैं आज हम लोग लेकर के आए हैं। ज्यादा ले आई हो क्या? ज्यादा नहीं, बातों में ज्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा? हाँ ना, ये बात भी सही है। क्योंकि जब बातें करते हैं ना तो कहीं ना कहीं से कोई बात निकल ही आती है। जी हाँ। फिलहाल तो देखिए अभी नवरात्र शुरू होने वाला है रेणु जी। तो सभी सखियां और सभी लोग, सभी के घरों में पूजन होगा, घट स्थापना होगी, देवी जी की पूजा होगी, तैयारी चल रही है। और ये नव संवत्सर है और संवत शुरू हो रहा है नया 2079वां। तो इसकी पहले से शुभकामनाएं दे दें। और तैयारी जो चल रही है सब तरफ तो है ही। हम थोड़ा सा उसी के बारे में, जब आप 9 दिन कुछ लोग व्रत रहते हैं, कुछ शुरू और आखिर में रहते हैं, तो व्यंजन कुछ फलहारी बताएंगे और अगर आप चाहते हैं कुछ और तो वो भी बता देंगे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बताएंगे। और इसी तरह हम बात करेंगे रिश्तों में खामोशियां कैसे बढ़ जाती हैं। और हम चाहेंगे कि हमारे जो श्रोता हैं, सखियां हैं, वो सब भी बताएं कमेंट्स में कि कैसे खामोशियां बढ़ जाती हैं और क्या करना चाहिए, क्या उनके जीवन में ऐसा कुछ उन्होंने अनुभव किया। बिल्कुल, हमारे साथियों ने लिखकर भेज भी दिया है। और मोबाइल से संबंधित जो समस्याएं हैं उसके बारे में हमारे साथी साझा कर रहे हैं कि ये वरदान भी है, वहीं बहुत सारी दिक्कतें भी हैं। तो मोबाइल और सेहत, ये दोनों विषय जो हैं इनको जोड़कर हम बात करेंगे आज की, कैसे हमारी सेहत से जुड़ा हुआ है मोबाइल। और इसके साथ ही सखी विशेष में आज हम लेकर हाजिर हैं पद्मश्री डॉक्टर माधुरी वड़तवाल के बारे में हम बात करेंगे। और कुछ कहते हैं ना कि संगीत और गीत और जगह जगह के जो लोक गीत होते हैं तो उनकी एक अपनी अलग खासियत होती है। हाँ, और जब इस मामले में तो भाई हम बहुत समृद्ध हैं। जी है ना? हमारी संस्कृत भारत की जो है सभ्यता बहुत समृद्ध है। और जो इस क्षेत्र में काम करता है, रिसर्च करता है, खोजबीन करता है, गानों के पीछे पड़ा रहता है, वो देखता है कलाकार कौन कौन से हैं, कहाँ पे क्या गाया जा रहा है, तो उनको जब संजोने का काम करता है तो वो बहुत बड़ा योगदान होता है हमारी भारतीय संस्कृति को, सभ्यता को और लोकगीतों को बचाने का। तो बिल्कुल सही, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना मंजरी की, जिन्हें गाया ना जाए बहुत दिनों तक वो गुम हो जाते हैं। फिर उनको बचा कर रखना बहुत ज़रूरी होता है। हम भी जब याद करते हैं तो बस 1-2 लाइन याद आती है कि अच्छा नानी जी ऐसे गाती थी, बुआ जी ऐसे गाती थी, है ना? फिर ऐसे ही काम को, लेकिन ऐसा है कि हम लोग बस सोचते रहते हैं और सोचते हैं कि हम भी कॉपी बना लेंगे, लेकिन होता नहीं है। लेकिन ये जो आलस्य वाली जो हम लोगों की चीज़ है, प्रवृत्ति है, उसको छोड़कर डॉक्टर माधुरी वड़तवाल जी ने किया। जैसे कि ये गीत है, बहुत प्रसिद्ध था उनके अपने क्षेत्र का, ऋतु माँ ऋतु को चक्र, ऋतु माँ ऋतु को ऋतु बड़ी, ऋतु माँ ऋतु बसंत ऋतु बड़ी। इस तरीके के कुछ गीत जो थे वहां पर इनके अपने क्षेत्र के, उन्हें संजोया उन्होंने। और देखिए ना आज हमारे साथ प्यारी बुआ है, तो प्यारी बुआ ये वाला भी तो गीत है ना कि जो जस देवा खोली का गणेशा, ग्वारीलू फूल फली गे मेरा भेना, रे मासी को फूल फूल कविलास के देवा चढ़ालू फूल कविलास। इस तरह के जो गीत है इनका अर्थ तो कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं आता है, लेकिन वो लोकगीत वहाँ के हैं, उन्होंने इसको गाया, अपनी आवाज दी, तो ये बहुत प्रसिद्ध हुए। और जैसे लोकगीत तो महज एक उदाहरण है, अगर आपके पास तो सैकड़ों लोकगीतों का खजाना है उनके पास, माधुरी जी के पास, जो प्रायः विलुप्त हो गए थे। और इन गीतों को उन्होंने अपनी जादुई आवाज में गाया और लोगों को बहुत पसंद आए ये गीत उनके गाए हुए। और उन्होंने परंपराओं को अपनी सोच के साथ सहेजने का प्रयास भी किया। बिल्कुल। डॉक्टर माधुरी जी का जन्म 19 मार्च 1935 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। और इनके पिता चंद्रमणि उनियाल एक स्वतंत्रता सेनानी थे। माता का नाम दमयंती देवी। और आपकी प्रारंभिक शिक्षा लैंसडाउन स्कूल से हुई। और सन 1969 में उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज में जो है हाई स्कूल की परीक्षा पास की और बाद में संगीत प्रभाकर की डिग्री प्राप्त की। और संगीत प्रभाकर हम बता दें कि स्नातक स्तर की डिग्री होती है और वो उन्होंने
पास किया। बिल्कुल, और उनके पिता संगीत के अच्छे जानकार थे और इसीलिए बचपन से ही माधुरी जी को संगीत में रुचि हो गई। संगीत प्रभाकर के बाद इलाहाबाद संगीत समिति से संगीत का प्रशिक्षण लिया और उसके बाद आगरा यूनिवर्सिटी से संगीत की डिग्री प्राप्त की। इसके साथ ही पढ़ाई भी उनकी चलती रही। उन्होंने रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से हिंदी में परास्नातक की डिग्री हासिल की और 2007 में गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल से पीएचडी की उपाधि उन्होंने प्राप्त की। अब चूंकि बचपन से ही उन्हें संगीत से बहुत प्रेम था, तो उस समय तो लोग वैसे गाना बजाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर बस आप दृढ़ निश्चयी थी, तो उन्होंने इस रूढ़िवादी विचारधारा को खत्म करने का प्रयास किया, निश्चय किया और बस जुट गई। उन्होंने सोचा कि इस विधा में महिलाओं को लाने का प्रयास करेंगी और वो किया भी उन्होंने। और अपनी पढ़ाई करते समय आपने आकाशवाणी नजीबाबाद में भी काम किया। आपने प्रथम महिला संगीतकार के रूप में यहाँ पर प्रसिद्धि हासिल की और एक कहना चाहिए कि ना इतिहास रच दिया। जी। आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम धरोहर के द्वारा लोक संगीत और लोक गाथाओं का प्रचार व प्रसार किया। महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी विचारधारा को समाप्त करने के लिए पारंपरिक मंगल टीमें बनाई जो मंगल गीत गाते थे। ढोल वादन में पुरुषों के वर्चस्व को भी उन्होंने एक चुनौती दी। इस चुनौती भरे जीवन में उनका पूरा साथ दिया उनके पति डॉक्टर मनुराज शर्मा वड़तवाल ने। और 32 वर्ष आकाशवाणी के साथ काम करने के बाद वे चुप नहीं बैठी। उन्होंने लोक संगीत के संरक्षण में अपने अथक प्रयासों को जारी रखा। तो ये जो मंगल समूह होता है या मंगल टीम है, उसके द्वारा महिलाओं को ढोल वादन में उन्होंने बहुत पारंगत किया, उन्हें मतलब कुशलता प्रदान की, सिखाया और उनका बैंड बेमिसाल है और एक तरह से कहना चाहिए कि उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। लोकगीतों और संगीत में डॉक्टर माधुरी बड़थवाल को 50 वर्षों के समय का शोध का अनुभव है। इस दौरान उन्होंने सैकड़ों बच्चों को भी संगीत की शिक्षा दी। कई उत्तराखंड के जाने माने कलाकारों से लेकर अनजान कलाकारों को उन्होंने रिकॉर्ड भी किया। और इसके साथ ही आपने उत्तराखंड के दुर्लभ वाद्य यंत्रों को दस्तावेज स्वरूप में सहेजने और संजोने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया और उन्होंने उत्तराखंड के लोक संगीत को भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ मिलाकर लोक संगीत को एक नया रूप भी दिया। वे अपनी संस्था द्वारा इस विधा और वाद्य यंत्रों के संरक्षण में प्रयासरत हैं। इसीलिए तो वर्ष 2019 में डॉक्टर माधुरी बड़थवाल जी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया और अभी हाल ही में 2022 में आपको पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। और उत्तराखंड की संस्कृति और संगीत की मातृशक्ति हैं आप, जिनसे आने वाली पीढ़ी बहुत कुछ सीख सकती हैं और सीख रहे हैं, क्योंकि वो शिक्षा भी दे रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप ज्ञान की एक एनसाइक्लोपीडिया हैं। आप एक संस्कृति मर्मज्ञ और संगीतकार हैं। जो कार्य आपने किए वो हमारे लिए सचमुच अनमोल धरोहर है और आने वाली पीढ़ी को एक आप थाती देके जा रही हैं। बिल्कुल, है ना? संग आप लड़ी
मन पे जादू की छड़ी, जुल्मी संग आंख लड़ी रे, जुल्मी संग आंख लड़ी, जुल्मी संग आंख लड़ी रे। सखी मैं कासे कहूँ रे, सखी कासे कहूँ, जाने कैसी ये बात पड़ी, जुल्मी संग आंख लड़ी रे, जुल्मी संग आंख लड़ी, जुल्मी संग आंख लड़ी। तो जुल्मी संग आंख लड़ी, ये कुछ ऐसे ही लोकगीत जैसा गीत था एक, तो ये हम लोगों ने सुना। और देखिए ना रेणु जी, हमारी सखियों ने और श्रोताओं ने कमेंट्स जो भेजे हैं खामोशी के ऊपर भेजा है जी। तो एक संदेश ये है कि खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, लोग इसे कमजोरी भी समझ लेते हैं, और समझने वाले तो खामोशी को भी समझ लेते हैं, और ना समझने वाले जज्बातों का मजाक भी उड़ा देते हैं। तो बहुत सही बात लिखी इन्होंने। और ऐसे ही हमारे एक साथी ने और लिखा है कि रिश्तों में खामोशी अच्छी भी है और नहीं भी। कहीं कुछ बोलना ज़रूरी हो जाता है, वहीं खामोश रहना कभी हो जाता है। कभी कुछ खामोशी बोलने से बेहतर होती है। जहाँ बोलने से कुछ बिगड़ जाए वहाँ खामोशी अच्छी है, पर ज़्यादा खामोशियाँ रिश्ते में दूरियाँ बढ़ा भी देती है, इसलिए सब बराबरी में होना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात लिखी इन्होंने। और वैसे तो खामोशियाँ मन को बहुत सुकून देती हैं, जब लगता है एकांत में बैठते हैं और खूब अच्छे से सोचते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, मन तो शांत हमारा हो जाता है नए नए, क्योंकि खामोश बैठने से क्या होता है, नए नए विचार मन में आते हैं। और वही जब रिश्तों में खामोशियाँ खामोश हवा के झोंकों सी आकर इस कदर जिंदगी में घुल मिल जाती हैं कि हमें जो है पता ही नहीं चलता है कि हम चार दीवारी के भीतर साथ में होकर भी एक अनजान सन्नाटे से घिरे जा रहे होते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन मंजरी कभी कभी ये भी होता है, जैसे तुमने कहा कि खामोश बैठ जाएं तो कुछ नए विचार आते हैं, लेकिन जब आप परेशान होते हैं तो जिस विषय से आप परेशान होते हैं वही विचार आपको उमड़ घुमड़ कर आते रहते हैं। तो उसमें एक छोटा सा कहना चाहिए ना, ब्रेक बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल बहुत जरूरी होता है ना? हाँ बिल्कुल होता है। और हम ब्रेक लेंगे भी, लेकिन उसके बाद फिर हम आकर के रिश्तों की बात करेंगे। लेकिन हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है कि रिश्ते तभी बनते हैं जब दो लोग आपस में बात करते हैं, मगर रिश्ते तभी चलते हैं जब एक बोले और दूसरा खामोश रहे। जी। अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। और थोड़ी देर के लिए सब खामोश बैठ गए होंगे लेकिन हम खामोश तो नहीं रहने वाले। हाँ बिल्कुल, हम क्यों खामोश रहेंगे, और हमारे साथी भी बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी मजेदार बात लिखी है। अप्रैल फूल सभी मना रहे हैं, लिख रहे हैं आज अप्रैल फूल का दिन है, हंसने का दिन है। तो चलिए एक बात पूछकर हंस ही लेते हैं कि बुआ जी हम लोग की वो अपने घर की बुआ हैं कि बुआ सास हैं? बुआ सास हैं तो मैया रे सिर पर पल्लू डालकर पैर छूकर प्रणाम, और अपनी बुआ है तो गलबैया डालकर हैप्पी फुलिश डे बुआ। तो भाई अच्छा, यानी आज बुआ जी को इन लोगों ने सबने मिलकर के लपेटा है, लपेट लिया है। तो भाई गलबैया डाल लो, जिसका जैसे मन हो वैसे कर लो। पैर छू लोगी तो कोई बात नहीं, हम आशीर्वाद भी दे देंगे, और गलबैया डाल लोगी तो प्यार कर लेंगे। और प्यार तो दोनों तरफ से ही लुटाते हैं और लुटाते रहना चाहते हैं, क्योंकि रिश्तों की जब बात आती है ना, तो प्यार जब करते रहते हैं दोनों तरफ से बराबर से, तो रिश्ते बराबर आगे बढ़ते रहते हैं, चाहे वो खामोश हो या बोलते हुए हों, है कि नहीं। और देखिए एक संदेश है रेणु जी, हम इसको पढ़ लेते हैं कि कभी कभी खामोशियां मन को लुभाती हैं, पर जब रिश्ते खामोश होने लगे तो मन को दुखी करते हैं और कभी कभी रुलाते भी हैं। और आज के टाइम में नई टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का आकर्षण भी रिश्तों पर प्रभाव डालने लगा है। एक ही परिवार में एक साथ रहते हुए भी साथ नहीं है, इससे बड़ी रिश्तों में खामोशी
क्या होगी। बिल्कुल सही बात है। और आज के दौर की मंजरी सच्चाई यही है कि खामोशी पसरने लगी है ना, क्योंकि जैसे इन्होंने लिखा कि कुछ आधुनिक उपकरणों का वजह है, वहीं लेकिन हम भी जिम्मेदार है ना। उपकरण तो हैं हमारे हाथ में, लेकिन लगाम तो हमारे हाथ लगाम में तो होनी हमारे चाहिए हाथ में, नहीं है जी। कि हम क्यों गुलाम बन जाएं। फिर वही होता है कि हम एक पसंद और नियंत्रित दायरे में रहना चाहते हैं, कोई किसी को उन दायरों में आने ही नहीं देता। अब यहाँ तक कि क्या हो गया है कि बहुत सारी जगहों पर जहाँ फ्लैट में लोग रहने लगे हैं, खिड़कियों पर पर्दे डाल लेते हैं, अकेले ही अपनी दुनिया में और अपने अपने कमरों में कैद हो जाते हैं। तो कहते हैं कि मस्त हैं, लेकिन हमें तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं कैद हो गए हैं। और एक बात और होती है कि जब हम धीरे धीरे सिमटते जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि सामने वाला हमसे मिलना चाह रहा है नहीं। इस असमंजस की स्थिति में और भी दूरियां बढ़ती चली जाती हैं, है ना। बिल्कुल। और यानी पास होकर भी पास नहीं होते हैं। और चाय का वक्त हो या लंच का समय हो या डिनर का समय हो, किसी के पास चर्चा का विषय नहीं होता है। और पहले के समय में ऐसा होता था ना कि सब लोग इस जगहों पर बैठ करके खूब ढेर सारी बातें करते थे और खाते पीते थे साथ में, और जाने कहाँ कहाँ की बातें, किस्से, कहानियां सब आपस में बताई जाती थी। और कई बार तो क्या होता था कि कई समस्याओं का हल भी उसी जगह निकल जाता था, डाइनिंग टेबल पर या खाने के जो भी आप नीचे बैठ के खा रहे हो कहीं भी। लेकिन आज वो सारी चीजें एकदम से लुप्त होती जा रही, गायब हो गई हैं। आप एक दूसरे के पास से रिश्तों में सब अपनी अपनी थाली लेके अपनी तरह से खा रहे हैं, तो ये भी चीज रिश्तों की खामोशियों को और बढ़ा रही है। बिल्कुल सही बात है। और ये तो हो गई हमें परिवार के अन्य सदस्यों के साथ, लेकिन पति पत्नी का जो बड़ा निजी, बहुत ही संजीदा रिश्ता है, बहुत पर्सनल होता है, उसमें भी दूरियां होती जा रही हैं। बहुत एक दूसरे के प्रति हम जैसे बड़े औपचारिक से होते जा रहे हैं, बहुत सोच समझ के बोलते हैं। अच्छा इस समय ये फोन देख रहे हैं या देख रही हैं तो हम बोले नहीं बोले, पता नहीं कितना महत्वपूर्ण काम है, हो सकता है वो फालतू हो, लेकिन हम सोचते रह जाते हैं। फिर क्या होता है कि किसी के होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और एक दूसरे की पसंद नापसंद मतलब पता रहती है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते, या यूं कहें कि भूलते से जाते हैं। बिल्कुल। अपने अपने में इतना सिमट जाते हैं, अब ना कोई जिद करता है, सब अपनी अपनी दुनिया में रहते हैं। जब देखा फोन, अपना ऑनलाइन कोई चीज मंगवा ली और किसी की जरूरत ही नहीं है, बाजार भी जाना है तो आपको जाना ही नहीं है, अब तो सब आपने ऑनलाइन खरीद लिया। तो ऐसे ही बहुत सारे और कारण हैं, और बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये खामोशियां जो है वो बढ़ती ही जा रही हैं। और वहीं जब बच्चों की बात आती है तो बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, उनमें भी खामोशियां फैल जाती हैं, क्योंकि वे जो बच्चे होते हैं नन्हे मासूम होते हैं, या तो वे अपने खिलौने से खेल रहे होते हैं या फिर गेम खेलेंगे, टीवी पे कार्टून्स वगैरह देखेंगे, उसी में उलझे रहते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है, रेणु जी की माँ भी कहती कि अरे क्यों मेरा सर खा रहे हो, जा करके तुम टीवी देखो, गेम खेलो। तो इस तरह से जब हम बच्चों को कहते हैं तो कई बार उसके मन में जो भी विचार आते हैं वो कह नहीं पाता है, और अंदर ही अंदर घुटता रहता है, और उससे भी आपकी दूरियां बढ़ने लग जाती हैं। तो अगर ऐसा आपको अपने बच्चे के अंदर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये प्रयास करें कि उसको मतलब उसके साथ खेलना शुरू करें, उसके साथ बाहर जाकर आउटडोर गेम्स खेलें। और मजेदार बात तो ये है मंजरी कि जब बच्चे इस तरह से सिमटते जाते हैं और फोन में खुद को व्यस्त कर लेते हैं, मसरूफ कर लेते हैं, तब हम कहते हैं पूरे दिन तो फोन पे बैठा रहता है। तो ये नहीं सोचते कि उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हाँ। तो भाई कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथी ये बोले कि आप बातें ही करती जा रही हैं, गीत नहीं सुना रही हैं, तो गीत सुना दे। चलिए गीत सुना देते हैं। बतिया ना मानू रे।
चित्रलेखा। महाप्रभु रत्नांबर मानो एक गहरी निद्रा से चौंक उठे। उन्होंने श्वेतांग की ओर एक बार बड़े ध्यान से देखा। पाप, बड़ा कठिन प्रश्न है वत्स। हिंदी के ख्यातनाम कथाकार भगवती चरण वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास चित्रलेखा। सुनना न भूलिए धारावाहिक चित्रलेखा हर सोमवार कार्यक्रम सखी सहेली में, केवल विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से। तो हम लोग बात कर रहे थे रिश्तों के बारे में। तो बच्चों की बात चल रही थी, तो उनको आप कहीं घुमाने भी ले जा सकते हैं, अपने पास आप लिटाकर बिठाकर उनसे ढेर सारी बातें कर सकते हैं और उन्हें कहानियाँ किस्से सुना सकते हैं। और कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाइए जिससे उन्हें एक संदेश मिले, एक उपदेश मिले, ज्ञानवर्धक बातें मिले, जिसे वो अपने जीवन में अपना सकें। तो बच्चों से अपना रिश्ता बना कर रखें। लेकिन आप वही बात होती ना कि सब इतने बिजी होते तो कहते हैं हमें समय कहाँ है कि हम बच्चों से बात करें। इतना बच्चे सर खाते हैं, बहाने तो है बिल्कुल, क्योंकि कहेंगे बच्चे तो सर खाते हैं, कौन अपना दिमाग खराब करे, खुद ही पढ़ लो कहानी। तो क्यों हम लोगों ने नहीं खाया था क्या? अब ये कैसे भूल जाते हैं? तो हम तो यूं ही नहीं बड़े हो गए जी। तो जब बच्चे हम लोग इतनी कहते हैं ना कि बहुत योजनाबद्ध तरीके से, तो अब बच्चों के सब कुछ हिसाब से लोग करते हैं। तो भाई उसकी अगर आपने योजना तैयारी कर रखी थी कि हाँ अब हम बच्चे को जन्म देंगे, हमारे घर में एक किलकारी गूंजेगी, तो जाहिर है कि उसके लिए आप वक्त भी निकालें। और एक ऐसा नहीं कि सिर्फ समय पूरे दिन दे रहे हैं, एक कहते हैं ना गुणवत्ता वाला समय आप उसके संग गुजार रहे हैं। ऐसा ही नहीं कि बस बैठे हैं, कुछ अपना हम कुछ भी कर रहे हैं, वो अपना कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं। समय उसके संग बाकायदा बातचीत करें। और गलबैया जो अभी इन्होंने हमारे साथी ने लेके भेजा, वैसे बिल्कुल गलबैया डाल के बैठे उसके संग, उसको गोद में बैठाएं और जितना हो सके उससे अपनी ऊष्मा दें और अपनी बातें बताएं। रेनू जी, ऐसा होता है ना, जो हमने हमारे दादी नानी बाबा पर बाबा ने कहानियां सुनाई, उनको आप दोहराते रहे तो उससे क्या होगी, वो कहानियां गायब नहीं होंगी, वो नई जनरेशन को मिलती जाएंगी। तो उसका भी एक अलग रिश्ते को मजबूत करने का अनुभव रहता है। बिल्कुल। और लेकिन आज के समय में क्या हुआ है कि प्राथमिकताएं जो है वो बदल गई हैं। जैसे कि करियर में लोग बिजी हो गए हैं, वहाँ पे बाहर उनके दोस्त बन गए हैं, बाहरी दुनिया से ज्यादा घुल मिल गए, तो घर में उतना वक्त नहीं देते हैं। नहीं, देखो ऐसा है ना कि ऐसा नहीं है, आप बाहर वाले क्या होते हैं, अगर आपने उनको दोस्त बना लिया तो वो भी आपके अपने हैं, तो उसमें भी खामोशी न पनपने दें। जिसको हम गैर कहते हैं या बाहरी लोग कहते हैं, वो बाहरी नहीं है। हमने अगर एक बार रिश्ता बना लिया तो उसको भी बरकरार रखना बहुत जरूरी है। मतलब तराजू पे के पड़लों पे आप दोनों को रख के बराबर चलिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जैसे हमारे साथी ने बहुत अच्छा लिखा कि बात दोनों एक दूसरे से करें, ऐसा नहीं कि एक बोल रहा है और दूसरा केवल सुन रहा है, बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ एक कुछ नियम बनाना चाहिए। अब हमने पढ़ लिख लिया है तो एक घर पर रहे हैं तो उसका एक नियम बना दें कि घर में घुसते ही आप एक सामने बास्केट रख देंगे, सब लोग मोबाइल उसमें रख देंगे, या खाना खाते वक्त कोई भी टीवी नहीं देखेगा, मोबाइल नहीं देखेगा। इस तरह से कुछ तो आपको एक बनाना पड़ेगा। और इसको इतना ऐसा ना सोचें कि बड़े आप पाबंदी में आ रहे हैं, बल्कि आप ये सोचें कि आपको बातचीत की और आज़ादी मिल रही है, बल्कि आप और स्वतंत्र हो रहे हैं। जितना कि आप चाहते हैं कि दूसरे को मतलब दूसरा आपको सुने, उतना ही वो भी तो चाहता है कि वो सुने, है ना। और ये सोचिए कि आपको बोलने की आजादी मिल रही है। घर में आप अपनी बातें बता सकते हैं, पूरे दिन आपके साथ क्या गुजरा, या घर में हमारी माँ बहन लोग क्या कर रही हैं, पूरे दिन उन्होंने क्या क्या किया, कुछ रोचक किया या कुछ परेशान हुई या हुए, तो ये सारी चीजें साझा कर सकते हैं। और उसमें आप मतलब कहना चाहिए ना, इंटरेस्ट लीजिए और उसको एक मनोरंजन के तौर पर लें और उसका आनंद लीजिए, है कि नहीं। और वैसे जैसे आपने बात करी कि एक दूसरे से पूछे, तो कई बार होता है जब हम किसी से पूछते हैं, बच्चों से बड़ों से, तो वो पूरी किस्से एकदम कहानी की तरह बताते, कहीं गए हैं, घूम के आए हैं, एक स्टेप वाइज बताते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है, उससे और रिश्ता मजबूत होता है। और क्या होता है कि जब हम सोशल मीडिया में लगे रहते हैं तो सारा समय तो हमारा उसमें जाता है, तो फिर हम और ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो सोचे कि घर से ज्यादा समय बाहर बिता रहे हैं तो थोड़ा सा घर पर भी ज्यादा वक्त दे। और ठीक है, आप दोनों लोगों को समझें, घर के लोगों को भी, बाहर के लोगों को भी। और आप
ऐसा मौका देके घर के रिश्ते आपके ज़्यादा करीब आ जाएं, कुछ ऐसा करें उनके लिए। और कभी-कभी आप हँसी खुशी के मतलब जो पल होते हैं उनको बिताएं, जोक सुनाएं, कुछ अंताक्षरी रखें, मतलब ठहाके जो लगाते हैं ना घर में जब एक साथ लोग मिलकर होते हैं, तो इसमें एक जरूर पहल करनी चाहिए। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि बड़ी आप हमेशा बड़ी फिलॉसफी की बात करें, दर्शन की बात करें, कभी आप फालतू फालतू की बातें करके भी मजे ले सकते हैं, ठहाके लगा सकते हैं, वो समय फिर से गुजारें जिसमें कि आप बिल्कुल एक दूसरे की खिंचाई भी कर ली जाती है, छोटी मोटी बातचीत में, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन हाँ, ये है कि एक होता है ना कि जिसको कहते हैं ना शुद्ध हास्य होना चाहिए और रोचक हास्य होना चाहिए, बड़ा स्वस्थ हास्य होना चाहिए, उन सब का समय निकालें। और बार बार जो हम लोग कह रहे हैं कि कोई भी रिश्ता हो, चाहे आपके मित्र का हो, चाहे आपके घर में संबंधियों का हो, सब में मजबूती बहुत जरूरी है, बातचीत जरूरी है। बातचीत का मतलब ये नहीं कि आप प्रतिदिन एक नियम बना लें कि बात करना है। ऐसा होना चाहिए, घर में भी एक माहौल होना चाहिए कि किसी को भी कुछ भी कहने में संकोच न लगे। वो ये सोचे कि अच्छा, अब सामने वाले ने तो हमसे आज पूछा ही नहीं कि पूरे दिन क्या हुआ, तो हम कैसे बताएं। ऐसा नहीं होना चाहिए, पूछना चाहिए। हाँ, तभी पता चलता है। ना भी पूछे तो आप ऐसा एक माहौल होना चाहिए कि हर आदमी बोलता रहे कि हाँ, हमने आज ऐसे हुआ, वैसा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। या जो कम बोलने वाला है उसकी तरफ कुछ ऐसे आप सीधा प्रश्न करते हैं तो थोड़ा संकोच होता है बातचीत में, कुछ घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। पहले उनकी रुचि की बात अगर हम करते हैं तो वो जल्दी से बोलने लग जाते हैं। जैसे कि अगर मैं मंजरी का नाम पूछना है तो हम मंजरी से नाम नहीं पूछेंगे कि क्या नाम है तुम्हारा। अक्सर बच्चे ऐसे खामोश हो जाते हैं, नहीं बताएंगे, तो कहते हैं अच्छा तुम्हारा नाम रजनी है ना, तो तुरंत कहता है नहीं मेरा नाम मंजरी है। तो तुरंत बता देते हैं अपना। तो कुछ इस तरीके की बातें होनी चाहिए कि जैसे बच्चा स्कूल से आया तो उससे आप पूछ सकते हैं कि अच्छा तुम आज पिक्चर देखने गए थे, कौन सी पिक्चर थी, तो वो तुरंत कहेगा नहीं नहीं हम तो स्कूल गए थे, आज ये पढ़ाई हुई। या आप ऐसे ही बोल दें कि अच्छा आपकी तो आज टीचर जो थी वो आई नहीं थी, है ना, तो नहीं, तो तुरंत कहेगा नहीं नहीं आई थी, उन्होंने ये पढ़ाया वो पढ़ाया। तो कुछ ऐसे सवाल कर सकते हैं जो उनके मन में उत्सुकता लाए कि वो तुरंत जवाब दे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था। तो कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं। और इससे बच्चों को खूब मिलता है मौका, मिलता है बताने का, बोलने का, अपनी मन की बात कहने का। और रेणु जी, अभी हो चला है समय एक अंतराल का, तो मिलते हैं अंतराल के बाद। तो अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। और सभी लोग जहाँ जहाँ बैठे हैं तो वो देख लें उनके पीछे कुछ है क्या। हमने सोचा हम भी बना दे आज की तारीख के हिसाब से। तो भाई ये बताएं कि किसने किसी पीछे मुड़कर देखा कि उनके पीछे क्या है, उनके पीछे क्या है। हो सकता है कोई समस्या हो, अगर समस्या है तो घर में बैठकर सबके सामने उसको रखा जाए। और कोई अगर समस्या रखता है तो बाकी सदस्य उसको इस तरह से या तो बहुत गंभीरता से ले लेते हैं कभी कभी, और कभी कभी उसको यूं ही मजाक बनाकर उड़ा देते हैं। ऐसा ना करें। कोई समस्या है भी तो उसको एक सामान्य विषय समझकर ही उसको मुद्दे को उठाया जाए और कहा जाए बस ये बात है, इसको कैसे हल करना है हम सब मिलकर करेंगे। तो कुछ इस तरीके का माहौल घर में होना चाहिए। यहाँ तक कि रिश्तों की जो बात है मंजरी, जैसे हमने कहा कि आप वर्षों बाद भी अगर आप बात करें तो ऐसा संबंध होना चाहिए कि आपको कहीं से दूरी न लगे। रिश्ते सुलझ जाते हैं, छोटी छोटी बातें अगर आप एक दूसरे से पूछते हैं तो कहीं ना कहीं हल तो निकलता है और हर समस्या का एक हल होता है। और ये भी ध्यान रखना है रिश्तों में कि छोटी छोटी बातों में आप टकराव ना पैदा करें। कभी कभी सुने और उसको सुनकर थोड़ा सा टालने की भी कोशिश करें, तो इससे रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। और यानी कि हर समय कोई भी बात हो गई, आपका मन मुटाव हुआ, तो हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें होती हैं अपने आप समय के साथ वो अपने आप भर जाता है और सारी समस्या मतलब कहना चाहिए सिमट जाती है या खत्म हो जाती है। तो हमें बहुत सारे साथी बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं। एक ने तो बड़ी मजेदार बात लिखी है कि जो टेलीफोन और इन्होंने लिखा है सेहत, तो बड़ा बहुत मजाक आप कर रहे हैं। तो मजाक किस तरह से हो रहा है और आप लोग कैसे इसको मजाक समझ रहे हैं वो हम जरूर बात करेंगे। क्यों ना एक गीत सुन ले मंजरी पहले। जी।
गई रे, मैं तो हार गई रे। ओ लूट लिया दिल तूने मेरा राह में चलते चलते, लूट लिया दिल तूने मेरा राह में चलते चलते, नैना मार गई रे, नैना मार गई रे, ओ नैना मार गई रे, नैना मार गई रे। अकेली कल भी चली आना, चंदार सूरज की तरह रोज निकलते ढलते, मैं तो हार गई रे, मैं तो हार गई रे। नैना मार गई रे, नैना मार गई रे। लूट लिया दिल तूने मेरा राह में चलते चलते, नैना मार गई रे, नैना मार गई रे। डाल के जादू रूप का तूने, डाल के जादू रूप का तूने, दिल मेरा छीना। भर के प्यार का कजरा अखियां मलते मलते, नैना मार गई रे, नैना मार गई रे। मैं तो हार गई रे, मैं तो हार गई रे। तो ये गीत हम लोगों ने सुना, इसके साथ ही हमें एक संदेश भी मिला है कि मोबाइल और सेहत क्या मजाक है बुआ जी। जब से मोबाइल आया तब से सेहत का सर्वनाश हुआ है। मोबाइल में ऑनलाइन पढ़ाई तो सिर्फ बहाना है, बच्चे गेम्स और दूसरी चीज़ों में घंटों समय बिता रहे हैं, जिससे रिजल्ट भी खराब और सेहत भी खराब। तो भाई ये तो है कि मोबाइल में जितनी कहते हैं ना कि एक छोटा सा उपकरण है ये, जितनी सुविधाएं भी हैं हमें मिली हैं, लेकिन हम उनका गलत इस्तेमाल करते हैं तो हमारी सेहत पर भी असर पड़ता है। कई बार हम मोबाइल बहुत देर तक चलाते हैं, नीचे जो ऐसे देख रहे हैं, तो हमारी जो समस्या है यहाँ पे डबल चिन्ह होने की, वो बहुत हो जाती है। बिल्कुल। और आंखों का तो पता ही है कि ज्यादा करेंगे इस्तेमाल तो आंखों पर असर आता ही आता है। और वैसे भी भाई नेत्र सुरक्षा सप्ताह चल रहा है 1 तारीख से, तो इस बात का जरूर ख्याल रखें। वैसे हमारे एक साथी ने और लिखा है कि मोबाइल इंसान के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि खाना खाना। आप मोबाइल के बिना एक दिन तो क्या 1 घंटे भी नहीं रह सकते। क्या करें, आजकल सारा काम मोबाइल से ही होता है, इसलिए लोग इस पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि अति हर चीज की बुरी होती है, वैसा ही मोबाइल के साथ है। लेकिन हर चीज का अपना महत्व होता है, उस अनुसार ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए। सोशल मीडिया ने भी मोबाइल का यूज हद से ज्यादा बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया आने से पहले मोबाइल पे सिर्फ बात ही होती थी और कुछ नहीं। इंटरनेट पैक सस्ते होने से मोबाइल का प्रयोग दिन रात होने लगा है और लोग दिन रात बस इसी में घुसे रहते हैं। तो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे कि आपने बताया ना कि जैसे कि पानी बहुत महत्वपूर्ण है, खाना बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसा नहीं कि हम पूरे दिन खाते रहें। सही बात है। तो कुछ इसी तरह से हर चीज का सीमित मात्रा में ही प्रयोग होना चाहिए। और सभी जानते हैं कि कितनी कितनी इससे परेशानी होती है और बहुत सारी चीजें तो पता भी नहीं चलती ना। और देखिए एक और संदेश आया है कि जिंदगी का प्रमुख हिस्सा बन चुके मोबाइल फोन के रेडिएशन के बारे में जानना भी जरूरी है। कई तरह की बीमारियों का कारण भी बन सकता है। आधुनिक जीवन शैली में मोबाइल फोन सबसे
सबसे अहम चीज़ है। हम मोबाइल के बिना 1 मिनट भी अलग नहीं रह पाते, लेकिन कभी इन मोबाइल फ़ोन से निकलने वाले रेडिएशन के बारे में जाना है, जो न केवल वातावरण में रहने वाले पशु-पक्षियों बल्कि इंसान की सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। और जब रेडिएशन की बात आई है, तो कई बार क्या होता है कि जब हम मोबाइल चला रहे होते हैं, उसकी जी। बैटरी कम हो जाती है, उसके बाद भी हम उसको चलाने की कोशिश करते हैं। तो रेणु जी, कई बार हमने खुद महसूस किया है कि मेरी उँगलियों में भी एक झनझनाहट सी अजीब सी होने लगती है। जी। तो वो जैसे लगेगा कुछ सुन्न हो रहा है, तो पता चलता है कि अच्छा, ये मोबाइल जैसे ही हटा देते हैं, अपने से दूर कर देते हैं, तो ठीक हो जाता है। तो यानी कि आपका मोबाइल जब पूरा चार्ज है तभी आप इसका इस्तेमाल करें, और अगर बैटरी कम हो रही है तो आप उसको हटा दें, नहीं तो आपकी सेहत पर असर तो पड़ने ही वाला है। बिल्कुल। और क्योंकि क्या होता है कि तरंगे हैं और वो बहुत अधिक प्रयास करती जी। हैं जब उन्हें ऐसे नेटवर्क नहीं मिलता है तब। तो जाहिर है कि इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। वैसे भी कहते हैं चार्जिंग के समय आप बात ना करें, अच्छे से जी। चार्ज कर दें, उनका एक समय निश्चित कर दें, तो सेहत हमारी प्रभावित होती है। जैसे कि अक्सर हम पॉकेट में रख लेते हैं, पुरुष लोग खास तौर से, और वो बाईं तरफ ही होता है पॉकेट, शर्ट का, जी। कमीज का हो, और हमारा हृदय भी बाईं तरफ है, आप सबको पता ही है। तो उसको दूर रखें तो बेहतर है। बाकी चीजों से दिल लगाएं, लेकिन दिल से मोबाइल को ना लगा लें, है कि नहीं? बिल्कुल। और क्योंकि बहुत नाजुक होता है दिल और बहुत प्रभावित करता है पूरे शरीर। फिर तो इस तरह से हम तो यही चाहते हैं ना कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। फिर जाहिर है कि हमारे जो रिश्तों की हमने बात की, उसमें ये बहुत आड़े आता है। जी। तो सावधानियों की बात तो बहुत सारी हैं, हम बराबर इसके संग रहते हैं। बेहतर है कि आप जो ईयरफोन्स हैं उनको लगा कर अगर बात करेंगे तो फोन आपका आपके शरीर से दूर रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि जब हम पास से बात करते हैं तो जी। एक मतलब कान पे के पास लगा के बात करते हैं तो गर्म हो जाता है मोबाइल, जी। ज़्यादा देर तक बात करते हैं। तो कम से कम एक उचित दूरी बना करके अगर आप बात करते हैं तो फिर आपको ये समस्या नहीं रहेगी। और वैसे भी देखा जाए तो जितनी ज़रूरत है उतनी ही बात करिए मोबाइल पर, तो ज़्यादा सही है। आपका मोबाइल भी गर्म नहीं होगा और आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल, खुद स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि कान के पास से ही हमारी जो मस्तिष्क की नसें जाती हैं तो उन पर उसका सीधा असर पड़ता है। तो हमने जैसे कहा ईयरफोन, हेडफोन आदि लगाकर बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा, जैसे कार्यालय आजकल हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम की स्थिति है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ोन पर रहना पड़ता है। तो इस सब चीज़ों का ख्याल रखें। वहीं जैसे कि रात के समय आप सो रहे हैं तो डू नॉट डिस्टर्ब से ज़्यादा बेहतर है कि आप उसको हवाई जहाज मोड पर रख दें, फ्लाइट मोड पर रख दें, तो ज़्यादा अच्छा है। उस समय विकिरण नहीं होगा या रेडिएशन नहीं होगा, तरंगे नहीं आएंगी। और रात में कई बार होता है कि बच्चे पूरे कमरे की लाइट बंद करके मोबाइल चलाते हैं, उसी की जी। रोशनी में काम करते हैं, तो वो भी नुकसानदेह। या अच्छा, तो आपका बच्चे करते हैं, हम लोग भी नहीं करते हैं। हाँ, फिर बच्चे क्यों? मतलब सभी लोग हैं इसमें। तो जी हाँ। तो कहना चाहिए कि आप पूरी लाइट, एक कमरे की लाइट जला के तब काम बिल्कुल। करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। और इससे आपके मतलब कई तरीके की प्रॉब्लम होती है, जैसे आप कभी-कभी कूल्हे में दर्द की समस्या हो जाती है, पैरों तक पहुंच जाती है वो समस्या। जी। ऐसा जो मेडिकल रिसर्च करते हैं वो लोग ये बताते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और बहुत सारी और भी सारी समस्याएं हैं कि भाई आप अगर जेब में रखते हैं मोबाइल तो उसकी जगह आप एक बैग आता है, स्लिंग बैग सा, उसमें मोबाइल रख करके बिल्कुल। आप चलें, ईयर प्लग लगा के बात करें तो आपको आसानी रहेगी, आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आपकी सेहत का ध्यान में रखते हुए मोबाइल का प्रयोग करें। आपकी सुविधा के लिए है, ना कि वो आपके लिए तकलीफ देह बन जाए चीज। तो जो सुविधा के लिए चीज है उसको सुविधाजनक ही बने रहने दें। जैसे कि हमारे कार्यक्रम में मनोरंजन के लिए हम बीच बीच में बातें तो करते ही हैं, फिर गीत भी सुनवाते हैं। बिल्कुल सुनवाते हैं। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। दिल की दिल से लगन की ये बात है, प्यार की राह रस्म की ये बात है। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। मैं तो शोर
है। ओ मैंने क्या बुरा किया है, दिल देकर ही दिल ले लिया है, दिल देकर ही दिल ले लिया है। किसी बड़े ज्ञानी ध्यानी को बुलाओ, अभी अभी यहाँ फैसला कराओ। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। हमारा अब कौन माने, कहना हमारा अब कौन माने। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, थोड़ी थोड़ी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। तो बताओ कि तुम। तो भाई हम उनसे तो नहीं पूछेंगे कौन हो, लेकिन हम क्या है पूछना चाहते हैं, लेकिन हम आपसे जरूर पूछेंगे रेणु जी कि आप क्या बताने जा रही हैं। नहीं नहीं, हम नहीं बताने जा रहे हैं भाई, ये तो मंजरी तुम भी बता सकती हो। लेकिन हाँ भाई ठीक है, तुमने कहा तो हमने जैसे कि अभी एक कार्यक्रम का प्रोमो सुनवाया अपने साथियों को, तो हमारे साथी समझ गए होंगे कि हम बहुत महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं प्रत्येक सोमवार को। सखी सहेली आपका जो पसंदीदा कार्यक्रम है साथियों, उसी में आप सुनिएगा चित्रलेखा जी, है ना, भगवती चरण वर्मा का ये कालजयी उपन्यास जिस पर आधारित है ये सीरियल, आप जरूर सुनिएगा। चित्रलेखा। महाप्रभु रत्नांबर मानो एक गहरी निद्रा से चौंक उठे। उन्होंने श्वेतांग की ओर एक बार बड़े ध्यान से देखा। पाप बड़ा कठिन प्रश्न है वत्स। हिंदी के ख्यातनाम कथाकार भगवती चरण वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास चित्रलेखा। सुनना न भूलिए धारावाहिक चित्रलेखा हर सोमवार कार्यक्रम सखी सहेली में, केवल विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से। तो हमारे सभी साथी ये जो चित्रलेखा प्रोग्राम आएगा सोमवार को, तो सब लोग बिल्कुल सुनने के लिए एकदम तैयार हो जाइए क्योंकि हम भी सुनेंगे। जी हाँ, है ना? क्योंकि हमारे संग्रहालय से है और बहुत उम्मीद है कि आपको प्रस्तुति बहुत अच्छी लगेगी। पुराने कार्यक्रम जो बने हैं, संगीत में प्रस्तुति है, बहुत सुंदर बना है। और भाई अब जैसे होता है ना कि खाना खाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों की प्रतीक्षा करते हैं। जैसे लोगों ने कहा कि कहते हैं समय हो गया चलो खा लो। अच्छा, कभी कभी इसलिए भी ज़्यादा खाते हैं कि कल व्रत रखना है इसलिए खा लो। हाँ, व्रत में कुछ ज़्यादा ही खा लेते हैं। हाँ, व्रत में क्या क्या खाना है इसकी तैयारी करते हैं। हालांकि ये उपवास का मतलब होता है कि हम उपवास करें, या बहुत सारी जगहों पर कहा जाता है फलाहार, यानी फल का सेवन करें, लेकिन फिर भी खाना रहता है। हर ये त्योहार ऐसा है कि बहुत सारे लोग घर में व्रत रहते हैं, तो और बड़े उत्साह से चीजें बनाई जाती है, तैयारी की जाती है। आज से सब लोग लगे होंगे, बल्कि एक हफ्ते से तैयारी हो रही है। हमारी साथी ने लिखा भी है कि आज हमारी पूजा ही नहीं समाप्त हुई, साफ सफाई ही कर रहे हैं। तो खैर कोई बात नहीं, खाने की तैयारी हम करवा देते हैं आपकी, है ना। तो क्या क्या बनाएंगे हम लोग? तो बस आज जो पहले डिश बता देते हैं वो पहले वो बना लेंगे जी। तो बता देते हैं कच्चे केले की टिक्की के बारे में। क्या बात है? तो इसकी सामग्री है कि 6 केले आपको लेने हैं, उसको आपको उबाल लेना है छिलके सहित। उसके बाद आप उसको छील करके मैश कर लीजिए, मसल लीजिए। और आप इसको जो मसला हुआ भाग रहेगा उसको आप एक बर्तन में ले लीजिए। उसमें आप थोड़ा सा अंदाज से सेंधा नमक डालिए, हरी मिर्च एक कटी, और एक आलू भी उबला आपको लेना है, छील करके मसला हुआ, वो भी उसमें मिला दीजिए। और हरी धनिया की पत्ती कटी हुई 1 बड़ा चम्मच, और चाहे तो आप पुदीने की पत्ती भी ले सकती हैं, और नींबू का रस। और इन सबको आप अच्छे से मिला लीजिए। और अगर आपका मन है तो लाल मिर्च पाउडर भी आप इसमें डाल सकती हैं, भुना जीरा पाउडर
पाउडर भी डाल सकती हैं और सबको मिला करके आप इसकी टिक्की बना लीजिए। और तवे पर आप देसी घी पसंद करती हैं, देसी घी तो व्रत में खाते हैं, और कोई भी जो तेल दूसरा होता है मीठा तेल, आप वो लगा करके सेक लें और कुरकुरे कुरकुरे आप किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और इस तरह से आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। हाँ। इसमें बहुत कुरकुरी बनती है। और केले की वजह से जो है उसमें बहुत ज्यादा आलू वाला जो हम परेशान होते हैं कि आलू नहीं खाना है, उससे आप बच सकते हैं। बिल्कुल, और बहुत पौष्टिक होती है कि कच्चे केला तो वैसे भी सेहत के लिए भी अच्छा होता है जी। तो सेहत का ख्याल रखें। साबूदाने की खीर तो हमारे साथी बनाते ही हैं। हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, एक छोटी कटोरी भीगे हुए साबूदाने, कटे हुए ड्राई फ्रूट्स इच्छानुसार, और पिसी हुई इलायची थोड़ी सी। अगर आप उपवास में नहीं खाते हैं तो आप इसे न डालें। शक्कर भी स्वाद के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब आधा लीटर दूध में सभी सामग्री मिलाकर 10 से 12 मिनट तक, यानी कि 4-5 उबाल आने तक पकाएं, और आखिर में इसमें शक्कर मिला दीजिए। अब मन चाहे गर्मा गर्म खाएं या फ्रिज में रखकर ठंडा ठंडा खाएं। ये तो गर्म भी अच्छी लगती है और ठंडी तो खैर अच्छी लगती है। और इसके आगे इन्होंने एक और बता दिया कि थोड़ा सा बदलाव करके आइसक्रीम बना सकते हैं, पूरी विधि साबूदाने की खीर की तरह। और खीर को आप सामान्य रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद मिक्सर में अच्छी तरह से पीस दें। गाढ़ा पेस्ट तैयार हो जाएगा और फ्रीजर में 5-6 घंटे रख दें। फिर आइसक्रीम की चम्मच से निकाल कर परोसे खाएं, खिलाएं। ये तो बनाने वाली होगी। बहुत अच्छी रेसिपी लिखकर भेजी है जी। तो इसी तरह रेणु जी, सेब का हलवा भी बहुत अच्छा बनता है। तो आप 2 सेब लीजिए और उसको अच्छे से धो करके आप छील लीजिए और कद्दूकस से उसको आप कस लीजिए, और जो बीज का भाग आएगा वो आप हटा दीजिए। और बस तुरंत ही इसको आप कढ़ाई में देसी घी डालना है, इलायची पाउडर डालना है, और सेब का जो कसा हुआ भाग है उसको डाल करके भून लेना है। फिर उसमें आप थोड़ी सी मलाई डाल दीजिए और चीनी डाल दीजिए, फिर भून लीजिए। और आपके पास मावा रखा है तो वो मिला दीजिए, और कटे हुए ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास हो, चाहे बादाम काजू हो, चाहे किशमिश चिरौंजी हो, ये भी आप डाल करके गरी का पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। चीनी तो आप उसमें डालेंगे ही अपने अंदाज से, क्योंकि सेब भी मीठा होता है। तो बस जब गाढ़ा हो जाए तो आप उसको निकाल लीजिए। सेब का हलवा तैयार व्रत में खाने के लिए। अब ये तो हो गई लगातार मिठाई 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 मिठाई। तो नमकीन के लिए जैसे कि हम सुबह से थोड़ा सा नमकीन बनाकर रख सकते हैं। वैसे तो बड़ी सामान्य सी चीज है, लेकिन जो आता है ना वो मखाने के जी, मखाना है, मूंगफली है, ऐसे ही रामदाना है, वो उसके जो लावे आते हैं, लावा जो, वो तो बाजार से आप ले लें, नहीं तो अगर आप भून सकती हैं तो भून लें। वो बहुत तेजी से उछलता है, पूरे रसोई घर को फैला देता है। लेकिन हम लोग पहले इसको भूनते थे। उसको भूनना भी अपने आप में एक बड़ी अलग तरीके की प्रक्रिया है। हमारी साथियों को जरूर आता होगा, लेकिन अगर आप भुना हुआ ले लेंगी तो ज्यादा आसान रहेगा। रामदाना, जिसको राजगरा भी बहुत सारी जगहों पर कहते हैं, और इसका एक हो गया। और एक मूंगफली आप चाहें तो सूखी भून के थोड़ा सा घी में आप चाहें तो कर सकती हैं, डीप फ्राई भी कर सकती हैं। मखाने को पहले सूखी कढ़ाई में बिना घी तेल लगाए सूखी कढ़ाई में खूब अच्छे से भून लें, और जब कुरकुरी हो जाए, साबूदाना सब कुरकुरे हो जाए, तब उसके बाद उसमें 1 टेबल स्पून कढ़ाई में घी डालकर और उसमें थोड़ा सा नमक उसी में डाल दीजिए, काली मिर्च दरबरी पीस के डाल दीजिए, और उसके बाद उसमें मखाना भून लीजिए। तो उसमें घी लिपट जाएगा, और उसमें आप मूंगफली और ये जो रामदाने के जो है लावा जो जिसको कह सकते हैं, इन सबको मिलाकर आप नमकीन बनाकर रख सकते हैं। जब मर्जी हो चाय के संग, कॉफी के साथ आप पिए, खाएं इसको मस्ती से। कितना अच्छी बताइए आपने ये डिश। तो चलिए पहले एक गीत सुन लेते हैं। इसीलिए तो हमने नमकीन बताया जी। पुरानी प्रीत हमारी टूटे ना। मिल ही गए जब नयन से नयन, होने भी दो प्यारा प्यारा मिलन।
की डोर जो टूटे तो टूटे, प्यार की डोर ये टूटे ना। जन्म जन्म का साथ हमारा, साथ कभी ये छूटे ना। हा हा कैसे तुम ये नैना, आएंगे रंग उमंग भरे दिन, हमसे जो किस्मत रूठे ना। जन्म जन्म का साथ हमारा, साथ कभी ये छूटे ना। तो जन्म जन्म का साथ बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, लेकिन हम क्यों ना एक रेसिपी और बताएं, रेसिपी नहीं छूटनी चाहिए, है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं छूटेगी। देखो वैसे भी जब अच्छा अच्छा आदमी खाना बनाता है, खाता है ना, खिलाता है, तो संबंध जो रिश्ते हैं और मजबूत हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं। तो हम बताएंगे हरी धनिया के आलू। तो ये बहुत आसान सी रेसिपी है और इसको आप बना के पहले से रख सकती हैं, तो आपका एक काम बचेगा कि आपको आधा किलो के आसपास आलू लेने हैं, उबले छील लेने हैं। छोटे आलू लेते हैं तो और भी अच्छा है, और उसके गोल गोल पीसेस बना लीजिए। और आप हरी धनिया, पुदीने, हरी मिर्च, सेंधा नमक की और नींबू का रस मिला के उसकी चटनी पीस लीजिए। और बस इस सारे जो आपके कटे आलू हैं उसमें मिला करके चटनी, और बस आप बाउल में भर के रख दीजिए फ्रिज में, और ठंडी खिलाइए, चाहे आप गरम गरम खिलाइए। और अगर रेणु जी इसमें छर्री आलू जो होते हैं, छोटे वाले आलू, तो उनको अगर उबाल कर छीलते हैं तो वो पूरे गोल गोल ही आप छोटे छोटे से उसमें लगा दे, तो वो बहुत टेस्टी लगते हैं। वो सर्दी में आके गए। हाँ, लेकिन अब ढूंढने पड़ेंगे शायद मिल जाए। हाँ, आलू के जो ठेले होते हैं या जो लगाते हैं ढेरी, उसमें आप छांटेंगे तो छोटे आलू मिल जाएंगे। तो उनको उबाल लेंगे तो आप बड़े आसानी से बन जाएगा, फिर आपको काटना भी नहीं पड़ेगा। और उनका स्वाद एक एक को आप टूथपिक से लगा लगा के खा लेंगे बड़े मजे से। बिल्कुल बिल्कुल। तो वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। और बाकी उसमें भुना हुआ जीरा वगैरह आप अपने हिसाब से मिला सकते हैं, काला नमक, जो भी आप चाहें मसाले, है ना, जो आप व्रत में खाते हो। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ आप खजूर के लड्डू भी बना सकती हैं। कि फिर तो मिठाई पर आ गई। अब बताना चाहिए ना, अभी तो चटपटा हो गया ना। देखिए सबको तीखा लग रहा होगा जो हमने आलू बना दिया हरी धनिया की, क्योंकि हमने उसमें मिर्च ज्यादा डाल दी है। अच्छा ठीक है ना। हरी मिर्च पीस तो नहीं दी थी धनिया के साथ? चुपके से पीस दी थी। अच्छा, क्योंकि आज का दिन ऐसा है कि बना सकते हैं। तो फिर खजूर ले लेने हैं आपको गीले वाले, और उसको बीज निकाल लेने हैं अंदर से। और जो सारे मेवे होते हैं वो आप ले लीजिए, जो भी मेवे। कौन से होते हैं वो सारे मेवे? काजू, बादाम है, पिस्ता है ना, और किशमिश है, चिरौंजी है। ये सारे मेवे आप ले लीजिए, छोटे छोटे काट लीजिए। और बस जो खजूर आप मिक्सी में डालकर पीसेंगी, तो पीस के बाहर निकाल लीजिए। उसमें ये सब चीजें आप मिला दीजिए, सारे मेवे, और बस आप इसके ऐसे लड्डू गूंथ लीजिए, बस ऐसे बांध लेंगे और अपने आप बन जाएगा। इसके लिए एक और बात है कि अगर मेवे आप चाहती हैं कि मतलब पौष्टिक तो रहेगा वैसे अगर आप कच्चा मिला रही हैं काट कर, लेकिन आप थोड़ा उसका स्वाद और बढ़ाना चाहते हैं, तो जैसे काजू है, बादाम है, उनको आप घी में थोड़ा सा भून लेंगी तो उसका स्वाद और बढ़ जाएगा। चिरौंजी है, उसको पहले सूखा भून लेंगी, उसको घी में न भूने तो बेहतर है, उसके बाद सूखा भून लें। तो इस तरह से आप उसको भून सकते हैं और फिर उसमें मिला देंगे तो थोड़ी सुंदराहट उसकी बढ़ जाएगी। और इसमें और अच्छा बनाना है रेणु जी, क्योंकि अंत तो होता नहीं है जब कुछ बनाते हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा मावा और मिला दीजिए। फिर उसकी आप बर्फी जमा दीजिए, फिर उसके आप मनचाहे आकार के काटिए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा और काफी दिन चलता है और बहुत स्वादिष्ट भी होता है। अब आलू की पकौड़ी भी ऐसे ही बनती है, ऐसे घिया की भी पकौड़ी बनती है, ऐसे ही कोहड़े की भी पकौड़ी बनती है। कोहड़े और घिया की अगर बनानी है तो उसे कद्दूकस कर लें, और सिंघाड़े और कुट्टू का आटा दोनों मिला जा सकता है। बहुत सारी जगहों पर कुट्टू का भी आटा मिलता है, उन दोनों को बराबर मात्रा में मिला लें और उसमें नमक, अदरक, हरी मिर्च जो भी आप डालना चाहते हैं, जीरा, कच्चा जीरा डाल लें और काली मिर्च भी डाल लें तो बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद आप उसको
गोल गोल बनाकर तल दीजिए, पकौड़ी बन जाएगी। क्या बात है, बहुत अच्छी रेसिपी बताई आपने रेणु जी। और कल सब लोग अपनी तैयारी करेंगे तो बस। और ऐसे ही उबले हुए आलू की भी पकौड़ी बहुत अच्छी बनती है। इसमें यह है कि उबला हुआ आलू जैसे आपने किया तो उसको काटे ना, उबाल लें आलू, और इतना ना ज्यादा ना उबालें, थोड़ा सा कम रहने दें। उसके बाद उसको फोड़ लें, जिसको कहते हैं ना फोड़ लेना, काटे नहीं चाकू से। और उसमें ये जिस भी आटे की आपको बनाना है, सिंघाड़े की, कूटू की, राजगरे की, जिसका भी बनाना है, उसको ऊपर से बुरक दें खूब अच्छे से। और उसमें फिर नमक, और बस जो भी नमक आप खाते हैं व्रत में वो, और जीरा और हरी मिर्च काट के डाल दें, और उसके बाद उसको लपेट के उसमें तल दें तो बहुत कुरकुरी पकौड़ी बनती है। और चाय के साथ बढ़िया खा सकते हैं व्रत में। बस तो बस सब कल के दिन का इंतजार है सभी को। जी, हम लोग को भी इंतजार है कल का, और सभी को दे देते हैं शुभकामनाएं। जी हाँ। तो बस सब लोग खूब एंजॉय कीजिए, पूजा मन से कीजिए, ध्यान से कीजिए। और हम लेते हैं सखी सहेली कार्यक्रम से विदा। तो मंजरी वर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार।